मॉडर्न अप्रोच है, गालिब के जमाने में उसकी इतनी अहमियत नहीं थी। तीसरा एक अहम रवैया जो है जिसपे मैं इसके बाद अपनी बात करने बैठा हूँ कि खवातीन के सिलसिले में देखिए, हम सब जानते हैं कि गालिब जागीरदारा निजाम के आदमी थे और उस जमाने में जो खवातीन से रवैया था बिलकुल यही था, लेकिन गालिब ज्यादातर खवातीन को तहकीर की नजर से देखते हैं। अब देखिए, हम 200 साल पुराने बुजुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर है हम आज के मेयार पे नहीं परख सकते, लेकिन उस जमाने में भी मेरे ख्याल से हर आदमी शायद इस तरह से न देखता हो। गालिब के एक भांजे थे अब्बास बेग, उनके बड़े भाई सुरुद्दौला ने किताब लिखी है कारनामा सरवरी। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जब बचपन में दादी के पास यानी उमराव बेगम के गालिब के बेगम के पास जाता था तो दादी मुझे एक दुअन्ने दिया करती थी। अजीब बात है कि इन दोनों मियाँ बीवी में हमेशा अनबन रही। बीबियां इस अपनी उसकी जो लोहारू खानदान की बात करते हैं, बीबियां इस खानदान की निहायत मुहज़्ज़ब और शाइस्ता मगर कमाल दर्जा मगरूर और मुतकब्बिर थी। तो एक सैयद हमीद अहमद खान एक बुग्गा बेगम से 1938 में मुलाकात की। बुग्गा बेगम गालिब के भांजे ज़ैनुद्दीन आरिफ के बेटे बाकर की बीवी थी जो फखरुद्दीन अली अहमद की दादी थी। तो हमीद अहमद खान ने उनसे मुलाकात की थी और इंटरव्यू लिया था, तवील बातचीत की थी। उन्होंने फिर कुछ मज़ामीन लिखे। उसमें बुग्गा बेगम लिखती है खुद मेरी मौजूदगी में मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी। उमराव बेगम खफा होती मगर खामोश हो जाती। कभी कभी कहती बेटी तू बच्चा है, बुढ़ी की बातों का ख्याल रखकर, बुढ़ा तो दीवाना हो गया। एक वाकया बुग्गा बेगम ने हमीद अहमद खान को सुनाया कि मिर्जा बैठे बीवी से बातें कर रहे थे वो, और बुग्गा बेगम गांव तकिए से लगी बैठी थी। तो मिर्जा कहने लगे एक मैं एक मेरी बीवी, ये तीसरा आंखों में ठीकना यहाँ क्यों है? बहू उठकर चली गई तो इनकी बीवी कहने लगी, मेरी सास बोली अरे बुढ़ा तो दीवाना है, इसे तो ठट्टे के लिए कोई चाहिए, अब बहू ही मिल गई है। जमीलुद्दीन आली ने कुछ ऐसे खुतूत का जिक्र किया जो खानदान लोहारू में थे और वो पब्लिश नहीं हुए। उन्होंने मजमून में लिखा है कि मैंने ये पढ़े। तो उन्होंने अपनी बीवी के रवैये से लिखा है कि जो खानदान लोहारू के लोग गालिबन ये समझते थे गालिब जुए के सिलसिले में गिरफ्तार हुए तो उन्होंने हमें भी बदनाम किया है। तो एक खत में गालिब ने लिख दिया है कि अगर तुम इस मुकदमे को सच जानते हो और मेरी सजा को हक जानते हो और खानदान के रिश्तेदारों को अपनी बदनामी का बाइस जानते हो तो अपनी बहन को बुला लो। तो वहां से जवाब आता है गालिबन ये अंदाजा वो बुलाने के लिए आदमी भेज देते हैं कि दूसरे नुक्ते में लिखते हैं कि तुम्हारे आदमी खत लेकर आए लेकिन तुम्हारी बहन ने खुद जाने से इनकार कर दिया। और जिस तरह से वो उसकी मजाक करती हैं और दूसरे बहुत सारे शायर जो एक महफार है दूसरे मौसम ये तजाद जाहिर है। दूसरे गालिब ने जगह जगह अपनी नगरलियों का बड़े फख्र मुबाहत के साथ जिक्र किया है। गुलाम उनके नाना गुलाम हुसैन काफी अरसे तक जिंदा थे तो उस जमाने में उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कोई पाबंदी मालूम नहीं होती थी, कोई बात पूछ नहीं करते थे। वो बार बार ओबाशों की हमनशीनी का जिक्र करते हैं, ऐशो इशरत में नहमाक, एक खत में शोर सौदाए परी चेहरगान और दूसरे में सितम पेशा डोमनी का भी जिक्र करते हैं। हातिम अली मेहर के नाम लिखते हैं कि अच्छा, दूसरी बात है कि वो दूसरों को जब किसी की बीवी मर जाती है या महबूबा मर जाती है तो एक मजाक की बात लिखते हैं। यदि आज हमें ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि गालिब हैफान ज़रीफ है, लेकिन इसमें एक सफाकी भी है कि अगर किसी का इंतकाल हुआ है उस पर हंसने का कौन सा मुकाम है। एक साहब की बीवी मर गई, ये सबने सुना है और बहुत मशहूर है कि अगर अपनी गिरफ्तारी आज़ादी को खुशी मनाओ और अगर अपनी गिरफ्तारी से इतनी खुश हो तो चिन्ना जान ना सही मुन्ना जान सही। और प्रोफेसर अदीब ने बाकायदा ये दोनों तवाइफों के नाम थे, चिन्ना जान और मुन्ना जान, उनका उन्होंने हवाला दिया है। और मेहर के नाम ही अपने डोमनी का, मैंने भी जवानी में एक सितम पेशा डोमनी को मार रखा था, बड़े फख्र से इसे बताते हैं। फराज का बहुत मशहूर शेर है कि हम मोहब्बत में भी गालिब के मुकल्लिद हैं फराज, जिस पे मरते हैं उसे मार के रख देते हैं। तो एक सितम पेशा डोमनी का। दूसरा एक जो उनकी रसाई गजल है जिसमें वो मरसिया हाय हाय कहते हैं, उसमें एक है कि शर्म से या चुपना खा के नकाब में, तो उससे लगता है कि वो सितम पेशा डोमनी के बारे में नहीं बल्कि किसी और औरत के बारे में। यानी 3-4 औरतों से उनकी दोस्ती का पता चलता है। अच्छा, लखनऊ की दो तवाइफ है कदरन जान मुश्तरी और उमराव जान जोहरा उर्मी छुट्टन ने गालिब के कलाम पर एक मजमून लिखा वहां के अखबार में, तो और उसमें कुछ एतराजात भी किए। तो अव्वल तो ये भी शुबा होता है कि जाहिर वो सिर्फ इनके कलाम में क्यों लिखेंगे, कोई ना कोई ताल्लुक उससे हो सकता है। लेकिन इसके किशनलाल देहलवी ने, इन्होंने खुमखाना जावेद में लाला श्रीराम ने उन तवाइफों के बारे में किशनलाल देहलवी का एक शेर लिखा है कि शुआए शम्स जोहरा मुश्तरी है, बड़ी तो खैर है छोटी खरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इसके जवाब में गालिब ने एक फर्जी नाम से अतारुद नाम से एक खत लिखा जो उनका जवाब दिया और उसमें उन्होंने एक फहश शेर लिखा है। निसार फारूकी साहब का ख्याल ये है कि ये
खत गालिब का लिखा हुआ है। अतारुद का नाम ज़ोहरा मुश्तरी के हवाले से आता तो लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये गालिबी का हो। अच्छा, दूसरे ये कि अपनी बेगम पे नहीं बल्कि दूसरों की बेगमान पे भी तंज करते हैं। एक साहब के बारे में लिखते हैं कि अजी वो यूसुफ हिलना सही, यूसुफ अस्र सही, यूसुफ दहर सही, यूसुफ किश्वर सही, लेकिन उनकी जुलेखा ने सितम ढा रखा है। नजफ खान, हकीम नजफ खान की नवासी का इंतकाल हो गया तो उसे लिखते हैं कि हक ताला उसकी माँ को सब्र दे और जिंदा रखे। मैं यूं समझता हूँ कि एक छोकरी किस्मत वाली थी। मेरा ख्याल है कि गालिब अगर मरहुमा के लिए छोकरी से बेहतर लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनके सामने मेरे ख्याल से खवातीन का यही अंदाज था। और वो सब के बारे में इसी तरह लिखते हैं, बार बार लिखते हैं कि हम माने फस्को फजूर नहीं, मजे उड़ाओ मगर याद रहे मिस्री की मक्खी बनो, शहद की मक्खी ना बनो। कि अशखानी कहा कि बरसा पानी आज़ादी का शुक्र बजा लाओ। और ये मैंने बहुत सारे हवाले दिए हैं जिसमें खवातीन से उनका रुख है। 2-3 हवाले से दिए कि बेगमात किला के बारे में उन्होंने एक बड़ी डेरोगेटरी बात लिखी है उस किले से जिससे वो वापस थे। उसमें लिखते हैं कि माजूल बादशाह जफर के जो बकियतुस्सैफ हैं वो 5-5 रुपए महीना पाते हैं, और अनास में यानी खवातीन में जो है जो पीर जन है वो कुटनियां हो गई हैं और जो जवान है वो कसबियां हो गई। इस बात की किसी दूसरे हवाले से तफसील नहीं होती और मुझे लगता है कि अगर ये सच भी था तो गालिब को नहीं लिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।